दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट से टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। काउंट करते चलिएगा कि पेडागोजी के क्वेश्चंस में आप 30 में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पा रहे हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने, अपनी कक्षा में किसी भी छात्र का नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे। यानी आपकी कक्षा में आप एक टीचर हैं और किसी एक बच्चे को नेतृत्व यानी एक तरीके से मॉनिटर बनाना है, तो आप किस तरीके से किसको बनाएंगे मॉनिटर। क्वेश्चन आपसे ये निकलवाना चाह रहा है। पहले ऑप्शन में जो छात्र बहुत सुंदर है, जो छात्र अच्छे डील डॉल का है, जो छात्र पढ़ने में होशियार है, जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। वैसे तो ये सारी चीजें होती हैं एक मॉनिटर के अंदर, ये नेतृत्व के अंदर सभी चीजें होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन एक ही सही टिक करना है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में सुंदरता कही जा रही, तो सुंदरता कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उतना प्रभावशाली ऑप्शन नहीं है। डील डॉल मतलब शरीर अच्छा हो, उसका बॉडी बिल्डर हो, ये भी कोई उतना जरूरी नहीं। पढ़ने में होशियार हो, ठीक था, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। पढ़ने में कमजोर होगा चलेगा, थोड़ा बहुत, है ना, बिल्कुल कमजोर नहीं, थोड़ा बहुत अगर एवरेज होगा तो चलेगा, लेकिन व्यक्तित्व तो इसका प्रभावशाली होना चाहिए जिसको आप मॉनिटर या नेतृत्व दे रहे हैं कक्षा का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करो। दर्पण छवि का मतलब ये है कि आप जैसे ये 3 लिख रहे हैं तो बच्चे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ त्रुटियां मिल रही हैं, या W को बच्चा M पढ़ रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं, आपने पढ़ी होंगी, क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी आया है। तो ये क्या है, अधिगम में अशक्तता है, कठिनाई है, समस्या है, असुविधा है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम अधिगम संबंधी विकार कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, या फिर हम इसको अधिगम अशक्तता कहते हैं, कठिनाई नहीं कहते। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न आपके सामने, आप सड़क पर जा रहे हैं, एकदम आपकी दृष्टि आपके या अपने विद्यालय के किसी छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आप डांटेंगे। तो डांटना क्या है, अपने आप में एक निगेटिव ऑप्शन है। आप टीचर होने के नाते बच्चे को डांटेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है उस छात्र की इस गतिविधि पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी एक इग्नोरेंस हो गया, ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुला करके समझाएंगे, या फिर उसके समीप जाकर उसके हाथ से सिगरेट फेंक देंगे। देखिए, अगर आप तुरंत ये काम करेंगे तो इंसल्ट फील होगी बच्चे को, तो ये तो ऑप्शन उसका होगा नहीं। तो सबसे बेहतर क्या होगा, हम अगले दिन जब स्कूल में जाएंगे, बच्चा अगर क्लास में वो आया तो उसको बुलाएंगे और बुला करके समझाएंगे कि बेटा सिगरेट पीना अभी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो भी तरीके हैं छुड़वाने के, उन पर हम उस पर चर्चा करेंगे, अर्थात हम अगले दिन क्लास में बुला करके समझाएंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी लोग, यही कहने चाह रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्लास आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन जो उस बात को समर्थन नहीं करता, उससे क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे को स्वीकार करना। अध्यापक का सकारात्मक रुख बिल्कुल सही है, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति मिले बिल्कुल सही है। यही बात कहती है बाल केंद्रित शिक्षा की बच्चे के जो प्रयास हो उनको स्वीकृति दी जाए, अध्यापक का रुख सकारात्मक हो, ठीक है, और बच्चे की बात को भी स्वीकार किया जाए। लेकिन अध्यापक के अनुसार कार्य ना हो। कार्य किसके अनुसार हो, कार्य हो बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचियों के अनुसार कार्य हो, अध्यापक अपने अनुसार से हर काम ना करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप किसी छात्र को किसी विशेष परिस्थिति में पक्ष लेते हैं। आप किसी छात्र का, मतलब क्लास में आप किसी छात्र का विशेष परिस्थिति में पक्ष लेते हैं, उस छात्र के अतिरिक्त अन्य सभी छात्र आपसे रुष्ट रहते हैं, नाराज हो जाते हैं जब आप किसी एक बच्चे का पर्टिकुलरली
पक्ष लेंगे किसी भी मुद्दे पे तो बाकी बच्चे, बाकी क्लास के बच्चे नाराज तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, आपसे रुष्ट रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका व्यवहार पक्षपात पूर्ण है, आप पक्षपात कर रहे हैं क्लास में। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप सही है इस निर्णय पर डटे रहेंगे, बिल्कुल गलत बात। आप उन छात्रों से बात करेंगे जो आपसे रुष्ट हैं, ये ठीक था कुछ कुछ। सी ऑप्शन है, उन छात्रों को दंड देंगे जो रुष्ट कर रहते हैं। तो दंड देना और डटे रहना, बिल्कुल दो ऑप्शन तो कट गए, यानी पहला नहीं होगा इसका और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनसे बात करेंगे या तो आप बताएंगे कि छात्र का पक्ष आपने क्यों लिया। बात करना भी गलत नहीं था, लेकिन डी ऑप्शन उससे बेहतर है कि हम रीजन बताएंगे कि क्यों हमने उस बच्चे का पक्ष लिया। जैसे कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें किसी एक बच्चे का सपोर्ट करना पड़ता है, तो हम वो रीजन बताएंगे अन्य बच्चों को। हो सकता है उस बात से बाकी के बच्चे सहमत हो और वो अपनी समस्या का समाधान कर पाए। जो बच्चे रुष्ट हैं वो समझ पाए कि किसी बच्चे का हेल्प क्यों ली गई है, किसी बच्चे का पक्ष क्यों लिया गया। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, या शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, तो मान लिया क्लास में कुछ बच्चे में क्लास में आप बच्चों से कुछ सुन रहे हैं या कोई टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा तो उसको हम कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम आगे बैठा देते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा करते हैं कि बेटा तुम आगे बैठ जाओ, तुम्हारे साथ ये दिक्कत है। या अगर कोई बच्चा रेगुलर लेट आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, बाकी बच्चों को अगर हम नहीं डांट रहे हैं, किसी एक को डांट रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है इसके घर में कोई दिक्कत हो, इसकी माँ बीमार हो, मम्मी बीमार हो या पापा बीमार हो। तो ऐसी कंडीशन में हम छात्रों को बताएंगे कि उस बच्चे का पक्ष क्यों लिया है अध्यापक ने, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बात करना भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, हम बात पहले रीजन बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। छठा प्रश्न आपके सामने, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दिया जाए, सही है कि ग्रुप में नहीं, पर्टिकुलरली प्रत्येक बच्चे पे व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दिया जाए। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना अपने आप में निगेटिव ऑप्शन है, नहीं होगा। सी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। डी है, पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, तो ये आपका कट गया, अनदेखी करना और उत्तरों को लिखना कट गया। दो ऑप्शन है, दोनों में प्रभावशाली सबसे क्या है? आप चाहते हैं कि आप अच्छे टीचर हो तो आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब आप सोच लेंगे ए क्यों नहीं होगा, हो सकता था ए ऑप्शन, लेकिन जो सिद्धांत है एनसीईआरटी के अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि हम प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखेंगे, वो ज्यादा प्रभावशाली तरीका होगा पढ़ाने का। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन ये ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए हम सी के साथ जाएंगे। हो सकता है किसी बुक में आपने आंसर कुछ और पढ़ा हो। पेडागोजी के एक दो क्वेश्चंस में हर टीचर का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार जो सीडीपी के जो पेडागोजी के स्पेशलिस्ट होते हैं वो टीचर कुछ आंसर और देते हैं, और सीटेट आयोग जो भी परीक्षा कराता है कई बार एक दो क्वेश्चन में रहता है, तो ये हम आपको पहले ही बता देते हैं जिससे आप एक दो क्वेश्चन में उतना परेशान ना हो। ज्यादा नहीं होता है, एक या दो बस, उससे ज्यादा नहीं। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ्य योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि या फिर पाठ्य सामग्री? वैसे तो सभी चीजें जरूरी है, लेसन प्लान भी हो, टीचर की पर्सनालिटी व्यक्तित्व भी अच्छा हो, शिक्षण विधियों का भी प्रयोग हो, पाठ्य सामग्री का। अब यहाँ पे लगाना भाई आपको एक ही है, तो आप क्या लगाएंगे? सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है क्लास में वो आपके पढ़ाने का तरीका, शिक्षण विधि। अगर शिक्षण विधि आपकी ठीक है, ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं भी जा रहे, ठीक है, अच्छे से आप बात नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप पढ़ाने के समय सब कुछ ठीक है, पढ़ा रहे हैं अच्छे से, शिक्षण विधियों का सही से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लास का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक किसका उदाहरण है या किसका एक लक्ष्य है? लिखावट, लिखने संबंधी विकार। सीटेट 2019 की भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग था। तो 8वें प्रश्न के लिए आप सबका आंसर क्या आएगा? लिखने की बात कही जा रही, डिस्ग्राफिया। इसके लिए हमने ट्रिक वीडियो बना रखी है, अधिगम संबंधी विकार ट्रिक बाई वनडे एग्जाम स्टडी, यूट्यूब में सर्च करिए, सबसे ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे क्या होगा? हाथ से काम करने का अभ्यास होगा। बिल्कुल भाई, पाठशाला में बगीचे में हम कुछ काम कर रहे हैं तो हाथ से ही तो करेंगे, फावड़ा भी चलाएंगे तो हाथ से ही चलाएंगे, खुरपा या जो भी वहाँ के औजार होते हैं वो भी हम हाथ से ही चलाएंगे। खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, बिल्कुल बच्चा करके सीखेगा देख देख के।
सी ऑप्शन है, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, बिल्कुल सही है। तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला देखिएगा, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ऊपर आई बटन में कुछ वीडियोस के लिंक आपको फ्लैश कर रहे होंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिन बालकों का वाचन लिखने में एवं वर्तनी में कठिनाई अथवा भाषा को समझने में कठिनाई होती है वो किससे ग्रसित होते हैं? डिसलेक्सिया से, अवधान की कमी संबंधी विकार से, डिस्कैलकुलिया। तो देखिए डिस्कैलकुलिया तो होगा नहीं, गणना संबंधी विकार है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अवधान की कमी संबंधी विकार से ग्रसित हैं। अगला देखिएगा, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से आप किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? जो धनी पिता का पुत्र है, जो पढ़ने में होशियार है, जो किसी अधिकारी का पुत्र है, या फिर जो आपके मित्र का पुत्र। अब यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बताएं आपको तो सबसे बेस्ट क्या होगा? धनी पिता नहीं होगा, अधिकारी का पुत्र नहीं होगा, ये भी नहीं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे इस हिसाब से होना चाहिए कि था कि जो पढ़ने में होशियार है। वैसे हम प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, फिर भी अगर ऐसा कंडीशनिंग क्वेश्चन आ जाएगा तो हम यही लगाएंगे कि जो पढ़ने में होशियार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो मान लिया कोई लैंग्वेज है उसको मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, दूसरा सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में, तो दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यंत सशुद्ध। देखिए तो भाषाई विकास हो रहा है यहाँ पे। एक बच्चा मातृभाषा के रूप में उसी भाषा को सीख रहा है, दूसरा दूसरी भाषा की। मान लिया आपकी मातृभाषा हिंदी, आप हिंदी में ही बोलते हैं, दूसरे बच्चे के लिए वो भाषा सेकेंडरी भाषा हो सकती है, पहली भाषा उसकी मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। तो इसमें जो गलतियां होंगी समान रूप से वो कैसी होंगी? विकासात्मक, क्योंकि ये भाषाई विकास हो रहा है बच्चे का, तो जो गलतियां होंगी वो कैसी होंगी? विकासात्मक होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे, इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने को, छात्रों के स्तर को, अपने साथियों की राजनीति को, पाठ्यक्रम की निरस्ता। सभी बातें हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन गलती किसकी यहाँ पे आप मानेंगे? अगर कुछ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाने का तरीका प्रभावशाली नहीं है ना। आप खुद को गलती देंगे, बच्चे को कभी गलती नहीं देंगे। छात्रों का स्तर, राजनीति ये नहीं, ठीक है। पाठ्यक्रम अच्छा है, आप में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए बच्चों को, बाकी को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं। वैसे भी हम बच्चों की गलती नहीं देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि हम छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं के हिसाब से हमें क्लास में पढ़ाना है, तो हम बच्चों की गलती नहीं देंगे, खुद को गलती देंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों में शैक्षिक असफलता का एक कारण क्या है? घर में शैक्षिक निर्देशन का अभाव, अवधान की कमी, बौद्धिक योग्यता कम होना, उपयुक्त सभी। मतलब ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग के हैं और शिक्षण में, शैक्षिक में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? कि घर में उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर तीनों ही होंगे इसके ऑप्शन। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों में शैक्षिक असफलता, निर्देशन का अभाव, उदाहरण, ठीक है, तीनों हो सकते हैं इसके कारण। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपका एक छात्र आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है, आपके पास मदद मांगने आता, आप क्या करेंगे? भाई डांटेंगे तो नहीं, हम डांट कर भगाना बिल्कुल गलत है, घृणा भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी बात सुन लेंगे, इनकार कर देंगे तो ये भी गलत है। तो हम क्या करेंगे? आप उनकी यथासंभव क्या करेंगे? सहायता कर देंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी सहायता हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द, भाषा एवं विचार, प्रतीक एवं प्रतिबिंब, ये सभी। 16वां प्रश्न आपके सामने। तो चिंतन में शब्द, भाषा, विचार, प्रतीक सबका प्रयोग। भाई आप चिंतन करें किसी टॉपिक के बारे में, मान लिया कोई समस्या है, चाहे फैमिली को, चाहे पढ़ाई की हो, तो उसमें शब्द भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर उसको आपने किसी ने कभी पहले देखा ही है, कभी देखा है आपने किसी को, तो इसका फिगर भी आपके माइंड में आ जाता है। मान लिया कभी आप किसी के साथ हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ट्रिप पे गए हों, अगर आप उसके बारे में चिंतन करेंगे तो वहाँ के जो प्रतीक, जो भी आपने देखा होगा, वो आपके माइंड में बैठेंगे। कुछ शब्द आप मन ही मन में सोचेंगे। तो भाषा और विचार सब कुछ है यहाँ पे चिंतन की प्रक्रिया में। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना?
जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग एक एक लाइक करिएगा, सिर्फ एक लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने, बेल आइकन चेक कर लीजिए ऑन है कि नहीं ऑन है। ऊपर आई बटन में कुछ और प्लेलिस्ट के लिंक आपको दिए जा रहे हैं जो कि हर वीडियो के 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे आपको फ्लैश करते हुए दिखेंगे, जिससे आपको कहीं प्लेलिस्ट ना ढूंढना पड़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपका एक विद्यार्थी सड़क पर लापरवाही पूर्वक चल रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, आपको आभास हो रहा है कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ये सोचकर आगे निकल जाएंगे कि लापरवाही का फल उसे जरूर मिलना चाहिए? नहीं, गलत बात है भाई। आपका शिक्षार्थी कहीं ना कहीं आप उसके टच में, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप जल्दी में है, अतः इस ओर ध्यान नहीं देंगे। भाई ध्यान देना पड़ेगा हमें। आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाएंगे कि सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि लास्ट वाले में कहा जा रहा है कि आप खुश होंगे, तो खुश तो नहीं होंगे, इमोशनली कहीं ना कहीं टच होते हैं मुझसे, भले ही कितना भी बच्चे को हम डांटे पढ़ाई से संबंधित, लेकिन अगर कुछ गलत कर रहा है तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसको हम बताएं कि ये गलती आप बेटा कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सामाजिक वंचना एवं विभेद विद्यार्थियों में जन्म देते हैं, मानसिक अवरोध, कम उपलब्धि, संकट एवं संघर्ष, ये सभी। 18वां प्रश्न आपके सामने। समाज से अगर कोई बच्चा वंचित है, समाज की जो चीजें हैं, समाज का जो योगदान है बच्चे के विकास में अगर नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, उपलब्धि में उसका फर्क पड़ेगा, संकट और संघर्ष। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र को आंख से देखने की समस्या है, वो आपसे आगे बैठने का निवेदन करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि डॉक्टरी परीक्षण करवा लो, चश्मा लगाने की सलाह देंगे, या फिर आगे बैठा कर समस्या का समाधान कर देंगे? समस्या समाधान जानते ही आप, अगर आपके सामने कोई समझ देखिए, डांट लगाना तो गलत हो गया, डॉक्टरी परीक्षण कहना हमारा काम नहीं है, ठीक है। चश्मा लगाने की सलाह हम क्यों देंगे, हम कोई डॉक्टर थोड़ी है। तो सबसे पहले तुरंत हमें जो उपाय करना है, बच्चा अगर कह रहा है उसको दिख नहीं रहा, तो उसको संभवतः यही प्रयास करेंगे कि उसकी समस्या का समाधान उस दिन तुरंत हो जाए, हम उसको आगे बैठाने के लिए कह देंगे। अगली क्लास में भले ही हम उससे कह सकते हैं कि अगर लगातार आपको दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टरी परीक्षण करवा लीजिए अगली क्लास में, लेकिन प्राथमिकता क्या है कि हम उसकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती? क्वेश्चन के समझना है आपको, निगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश, बिल्कुल सही है। मतलब जो भी आपका सिलेबस हो, विषय वस्तु हो, उसमें सभी चैप्टर शामिल किए जाएं, सभी इकाई जो भी उद्देश्यों की पूर्ति करते हो। सभी प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले, जो चैप्टर में जो क्वेश्चन हो वो विशिष्ट उद्देश्यों का मापन कर रहे हो। प्रश्न सरलता से कठिन की ओर हो, सही बात है। विषय के विभिन्न विषयों में चयन संबंधी छूट कम से कम, तो भाई चयन संबंधी छूट हम कम से कम क्यों होगी? यही इसका आंसर होगा, जो एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। बाकी सभी विशेषताएं इकाइयों का समावेश, उद्देश्यों का मापन हो, प्रश्न सरल से कठिन की ओर हो, एकदम से कठिन क्वेश्चन ना हो वरना बच्चा डर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आप अपने छात्रों के आग्रह करने पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो आप वहां किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? सामान्य रूप से, छात्रों के स्तर के अनुकूल, आप छात्रों के साथ मित्रवत। अब डांटते तो नहीं रहेंगे हम, अब 3 में ये आंसर तीनों ही हो सकते थे, लेकिन हमें लगाना एक ही है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और बालक वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ कर यानी हेर फेर कर परीक्षण से सीखता है। ये किसका द्योतक है? विद्यार्थी की योजना बनाने की योग्यता का, विद्यार्थी की व्यवस्थाएं, तंत्र एवं वस्तु बनाने की योग्यता का, विद्यार्थियों की अन्वेषणात्मक योग्यता का, पुनः समीक्षा करने की योग्यता का। 12 से 15 वर्ष की बात कही जा रही है। बच्चा विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और चीजों परीक्षण करके सीखता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ? क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम। सीटेट की बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे, बस टेंशन नहीं लेना है, जहां से आपको जो अच्छा मिलता है पढ़ते रहना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम ही आपको पढ़ाएं या कोई अदर चैनल वाला ही आपको पढ़ाए। खुद पे भरोसा रखिए, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिले पढ़ते रहिए। अन्वेषणात्मक, क्योंकि खोज के द्वारा बच्चा अच्छे ढंग से सीखता है। क्योंकि बच्चे मान लिया कोई गेम पजल वाला खेल रहा है, मकान बना रहा है, कोई एक उसका जो होता नहीं प्लास्टिक वाले जो गेम होते हैं, एक उसका कोई पार्ट नहीं मिल रहा है तो वो खोजेगा, है ना। इससे क्या होगा? अन्वेषणात्मक योग्यता का ये द्योतक है, अगर ये तोड़ मरोड़ कर परीक्षण से सीखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपका एक छात्र हकलाता है,
सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। आज के क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पैडागॉजी बेस्ड है। तो आप क्या करेंगे भाई, दंड तो हम नहीं देंगे ना, कोई छात्र हकला रहा तो हम दंड क्यों देंगे। ये कहेंगे कि हम किसी से बात ना करें, क्यों नहीं भाई, बात तो करने देंगे, भी गलत हो गया। निष्कासित क्यों करेंगे, निष्कासित भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अन्य छात्रों को बुला करके समझाएंगे कि बेटा हंसी मत उड़ाओ, ठीक है, वो दिक्कत है उसकी, उसका हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, उसको समझाएंगे हम बच्चे को। तो अन्य छात्रों को बुला करके हम समझाएंगे कि बेटा हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी के साथ भी हो सकता है, ये ईश्वर की देन है या कुछ ना कुछ आनुवंशिकता या पर्यावरण का प्रभाव है, तो उसको हम अन्य बच्चों को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, चिंता भग्नाशा सामान्यता अधिगम करने में सहायक होती, सरल कार्यों को जटिल कार्यों को, सरल एवं जटिल कार्यों की। क्वेश्चन नंबर 24, तो चिंता जो है ये दोनों ही प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको अधिगम करने में सहायक होती है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा 25वां प्रश्न, आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ रहता है, वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहे तो आप क्या करेंगे। अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे, डांट, फिर वही बात, डांट तो हम कतई लगाते ही नहीं, नोट्स हम क्यों दिलवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुंज ये भी नहीं, हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास। आपने देखा होगा स्कूलों में कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, कभी कभी एग्जाम के टाइम आपकी क्लासेस बढ़ा दी जाती है, वीडियोस बढ़ा दी जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वैसे यहाँ पे अगर किसी रीजन से बच्चा नहीं आ रहा है तो उसको हमारा उत्तरदायित्व है, हालांकि ये कोई करता नहीं है, कुछ स्कूलों में होता भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको अतिरिक्त समय देकर के पाठ को पढ़ा देंगे। अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक क्या है, व्यक्तिगत कारक क्या है, विषय वस्तु, ये व्यक्तिगत नहीं है, अध्यापक, अभ्यास, बौद्धिक योग्यता। तो भैया व्यक्तिगत पूछ रहा है यहाँ पे, बौद्धिक योग्यता, क्योंकि बुद्धिलब्धि सभी की एक जैसी नहीं हो सकती ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो मेन जो है बौद्धिक योग्यता है आपकी, उसके बाद वातावरण, उसके बाद आपका विषय वस्तु और अध्यापक और अभ्यास, बाकी सभी चीज़ें बाद में आएंगी। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। 27वां प्रश्न आपके सामने, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में, आप सब लोग इतनी संख्या में जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 27, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण, भाई उपेक्षा हम क्यों करेंगे, उपेक्षा मतलब इग्नोर, तो ये तो नहीं होगा। हम दया दिखाएंगे क्या, नहीं, कठोर भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सहानुभूति, आवश्यकता पढ़ने पे हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा, सहानुभूति। अगर कुछ बच्चा कमजोर है पढ़ने में तो उसकी यथासंभव हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन अभिक्षमता के संबंध में सत्य नहीं है, अभिक्षमता एक विशिष्ट योग्यता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिक्षमता जन्मजात एवं वातावरण की उपज है। अभिक्षमता प्रशिक्षण के पश्चात सफलता की डिग्री की पूर्वानुमान है। अभिरुचि एवं अभिक्षमता सदैव साथ नहीं चल सकते। 28वां प्रश्न आपके सामने, सत्य नहीं है आपसे पूछ रहा है। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच करने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे, उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ग्रह का, देखिए वस्तुनिष्ठ में फिर अभिव्यक्ति कहाँ हो पाएगी, अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति कहाँ हो पाएगी। वस्तुनिष्ठ में तो बच्चा टिक कर देगा, यस नो वाले क्वेश्चन होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, तो वहां पे अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आप यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, यानी ओरली, या फिर हम लिखने को कहेंगे। बात यहाँ पे थी शैली की, अभिव्यंजना शक्ति और शैली तो बेहतर तरीका होगा, हम उनको उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाल विकास का अर्थ क्या है, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बिल्कुल सही भाई, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ऊपर आई बटन में देखिए शो कर रहा होगा, लिखा होगा वहां पे सीटेड 5 जुलाई कोर्स, ऐसे कुछ लिख के आ रहा होगा, सीटेड जुलाई, उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप चैनल से अभी अभी जुड़ रहे हैं। ईवीएस की भी हमने समरी बना रखी, 3 वीडियो में आपका ईवीएस खत्म है, उसका रिवीजन भी हम आपको कराएंगे। आंसर आप सबका आ चुका है, यहाँ पे 30 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है, ठीक है, इसलिए हम आपको इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी पहले उत्तर देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे कुछ और वीडियोस आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।